वालेकुम, वेलकम टू द इंक्लूसिव एंड डाइवर्स होराइजन। जी अस्सलाम वालेकुम महविश, क्या हाल है? वालेकुम सलाम फारिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक-ठाक। और सुनाएँ क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, मुल्क के हालात के ऊपर नज़रें हैं हमारी गड़ी हुई और हम देख रहे हैं कि काफ़ी बुरे हालात चल रहे हैं मुल्क के। जी, बिल्कुल और आज महविश आपने देखा होगा कि जो एक बड़ी एक हॉट खबर है शहबाज़ गिल की फिज़िकल रिमांड के हवाले से। तो मैंने सोचा कि इसी हवाले से हम अपना प्रोग्राम करते हैं क्योंकि एक आम आदमी के लिए फिज़िकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड को समझना थोड़ा मुश्किल है। इवन हम लोग भी कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कस्टोडियल रिमांड क्या है, जुडिशियल रिमांड क्या है, फिज़िकल रिमांड क्या है, उसको कितने अरसे के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें एग्ज़ैक्टली प्रिज़नर के साथ होता क्या है? तो जी बिल्कुल। आप हमारे मसला बताओ। ये है कि हम लोगों को इतने प्रिजनर्स राइट्स के बारे में आगाही नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों के बारे में आगाही हो। अभी ये जो शहबाज गिल वाला वाक़या है उसके बाद सामने आता है कि काफ़ी चीज़ें अगर पता हो पहले से आवाम को भी और जो लोग इस किस्म की सूरत हाल से गुजरते हैं अगर उनको आगाही हो तो ज़ाहिर है सारा प्रोसेस जो है ज़्यादा आसान हो सकता है और फिर शायद इस किस्म के तशद्दुद से जो है वो लोग बच भी सकें। बिल्कुल, महविश लेकिन मुझे मतलब बहुत बुरा लगा जब मैंने वो वीडियो देखी कि जिसमें वो व्हीलचेयर पे बैठ के आ रहे हैं। पता नहीं अब वो उसमें कितनी सदाकत है वैसा है कि नहीं क्योंकि उसके कुछ अर्सा बाद ही एक और वीडियो उनकी जो है वो वायरल हो गई थी जिसमें वो बिल्कुल ठीक हैं, खड़े हुए हैं अपने पाँव पर। तो लेकिन फिर भी वो तो एक हाई प्रोफाइल केस है। इवन जो हमारे आम शहरी हैं, उन पर भी गिरफ्तारी के बाद बहुत तशद्दुद किया जाता है और उन पर तो वाक़ई होता है। तो बिल्कुल। मैं तो पर्सनली तो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ कि पाकिस्तान में जो लाठी चार्ज या फिज़िकल टॉर्चर का एक कल्चर, एक मार कुटाई का कल्चर है, मेरे ख़्याल में तो ये एक बिल्कुल बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और भी बहुत से तरीके होते हैं और एक तहज़ीब याफ़्ता मुआशरे को ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि आप चाहे प्रिज़नर हो, डिटेनी हो, उस पे तशद्दुद करें। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल सोचा कि फारिया, आज का प्रोग्राम इस पर करना चाहिए। बिल्कुल, टॉर्चर ऑफ एनी काइंड इज़ कंडेमेबल और ख़ास तौर पे जो हाई प्रोफाइल केसेज़ हैं, उसके तो फिर भी हमारे सामने आ जाता है कि टॉर्चर हो रहा है और लोग उसके बारे में एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या कि जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जो हाई प्रोफाइल केसेज़ नहीं हैं, जो छोटे-छोटे मुकदमात में जेलों में जाते हैं, उनका जो हाल होता है वो बहुत ही जो है वो डिस्पाइज़ेबल है एंड आई होप कि हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं, वो हमें इस बारे में अच्छे से गाइड करेंगी। बिल्कुल, हम अपने एक्सपर्ट के पास तो जाएँगे, लेकिन महविश जो जुडिशियल रिमांड है, उसके बारे में हमने भी जितना पढ़ा है और कुछ केसेस को हमने देखा है, उसमें एक चीज़ जो कि बिल्कुल कंडेमेबल है कि जुडिशियल रिमांड को जब एक्सटेंड किया जाता है, तो प्रिज़नर पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि वो अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लें। तुमने एक सीरीज़ शायद नेटफ्लिक्स पे देखी हो, ब्लैक मनी लव, उसमें वो बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या-क्या कुछ होता है। इवन यहाँ तक उसमें दिखाया गया है कि जो डिटेनीज़ हैं, उनको ज़हर तक दिया जाता है। तो इस सिलसिले में मतलब बहुत गलत प्रैक्टिसेज़ होती हैं, जो कि कंडेमेबल हैं, जिनको रुकना चाहिए और एक्चुअली यही वो रवैये होते हैं माशरे में जो कि आपके जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जाते हैं और आपके हर किस्म के रवैये को जो है वो बनाते हैं। तो तुम बताओ तुम पर्सनली इस चीज़ को कैसे लेती हो कि जब कोई गिरफ्तारी होती है तो मुलज़िम पे तशद्दुद होना चाहिए या उसे सिर्फ़ जो है वो वर्बल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? देखिए असल में तो मकसद ही ये होता है
आपकी डिटेंशन का कि आपसे जो है कन्फेस करवाया जाए। और कन्फेस करवाने के दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तरीके हैं, आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं और आपकी एक आपसे क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू जो है वो चीज़ें उगलवाई जाती हैं। बट हमारे यहाँ हमने देखा है कि इस किस्म के फिजिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। वो लेडर स्ट्रैप्स के साथ मारा जाता है, बेटन के साथ मारा जाता है, मेंटल टॉर्चर दिया जाता है। सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स जो कि यहाँ पे नजर आती हैं, और उसके बारे में कुछ प्रोफाइल हाई प्रोफाइल केसेस में बाद में बातें सामने आती हैं। बट काफी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जहाँ पे नहीं सामने आती हैं, और लोगों को तशद्दुद का निशाना पुलिस की तरफ से बेदर्दी से बनाया जाता रहता है। तो इसके बारे में लेजिस्लेशन की भी जरूरत है, जिसके ऊपर बहरहाल अभी थोड़ा बहुत काम तो हुआ है, और वी होप कि वो बिल पास हो जाए अल्टीमेटली हमारी सेनेट से। मगर सबसे ज़्यादा इसके बारे में ज़रूरत है कि आवाम को आगाही हो। और अभी ये जो करंटली केस चला है शहबाज गिल का, इसने समहाउ और अगर आवाम में इसके बारे में आगाही पैदा की है। सो आई होप कि मज़ीद लोगों को इसके बारे में मालूमात मिल सकें, और वो फिर अगर कोई इस तरह का इनह्यूमेन एक्ट होता है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो उसके बारे में आवाज़ उठा सकें। जी, बिल्कुल महविश, तो हम मज़ीद अपनी बात को बढ़ाते हैं और अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आमना कादिर। आमना एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम्स हैं उनके लिए भी काम करती हैं। इसके अलावा वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी काम करती हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी वो काफ़ी काम कर रही हैं। तो हम आमना से पूछते हैं कि वो हमें पहले तो सबसे पहले समझाएं कि फिजिकल रिमांड, जुडिशियल रिमांड होती क्या है, और इसके हवाले से जो लॉज हैं उनके बारे में हमें बताएं, और इसको बेहतर करने के लिए क्या क्या इकदाम हो रहे हैं, क्या कानून साजी हो रही है, उसके बारे में हम बताएं। जी आमना, वेलकम टू द शो। Thank you. Thank you for having me. जब भी कोई केस सामने आता है तो हमें पता चलता है कि उसके फिजिकल ट्रायल भी हो रहा है, फिजिकल रिमांड भी हो रही है, जुडिशियल रिमांड भी हो रही है, जिसमें जो डिटेनी है उसको प्रेशराइज करके उसकी स्टेटमेंट भी चेंज करवाई जाती है। तो आप हमें ज़रा इसको आसान अल्फाज में हमारे ऑडियंस के लिए बताएं कि पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल रिमांड से, कि फिजिकल रिमांड होती क्या है। तो फिजिकल रिमांड बेसिकली फिजिकल रिमांड का मतलब ये होता है, रिमांड मीन्स कस्टडी इन द केयर ऑफ, एंड फिजिकल रिमांड मीन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। जुडिशियल रिमांड मीन्स कि आप जेल या जुडिशियल लॉकअप में जाएंगे। एंड द मेन डिफरेंस इज़ दैट इफ अगर जनरली अगर कोई मुल्जिम पुलिस कस्टडी में होता है, पास्ट ट्रेंड यही कहती है कि पुलिस इसको टॉर्चर, बंदे को टॉर्चर करके या बंदी को टॉर्चर करके उससे कन्फेशन ऑब्टेन कर सकता है। And that is why generally the physical remand period is always supposed to be and expected to be reduced to a minimum, to reduce any time period for torture or for obtaining a confession. And effectively remand इसी reason के लिए दी जाती है, to give the police, in law it is meant to give the police time to carry out an investigation. तो जनरली अगर हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो कहता है अंडर सेक्शन 61 दैट नो पुलिस ऑफिसर इज टू डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन फॉर मोर देन 24 आवर्स। तो 24 घंटे का टाइम लिमिट होता है। पर अगर पुलिस को लगे इस 24 घंटे में कि उन्होंने पूरी तरह तफ्तीश नहीं की, तो वो जाके मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ हमें एक्सटेंड करके रिमांड दीजिएगा इस कैदी के लिए, इस मुलजिम की, ताकि हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करें, मोर डिटेल। नाउ रिसेंटली ऑब्वियसली ये जो केस चल रहा है शहबाज गिल का, सम क्वेश्चंस दैट केम अप इन द रिसेंट हियरिंग जो येस्टरडे थी कि हमने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, हमने अभी तक पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाया। और कोर्ट ने इस पे जवाब दिया था कि ऑब्वियसली आपके पास तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया है, जो इन्वेस्टिगेशन आप पुलिस वालों ने करनी थी उन्होंने इस टाइम पीरियड में उनको कंप्लीट करनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं की। So if the magistrate finds that there are certain circumstances or reasons that compel that the investigation could not be completed, for example, or more time is needed, then the physical remand is extended.
However, अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि शायद पुलिस कुछ गलत कर रही है और शायद पुलिस को एक्चुअली टाइम की ज़रूरत या कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, फिर उन सिचुएशंस में मैजिस्ट्रेट ज़्यादातर फिजिकल रिमांड नहीं ग्रांट करती. जैसे कि कल शहबाज गिल के केस में the sessions judge did not grant physical remand again, and he granted judicial remand. तो अगर आप इंडिया को भी देख लें, इंडिया में भी हर 2 दिन अगर कोई मुलजिम फिजिकल रिमांड में हो, हर 2 दिन उसका मेडिकल रिपोर्ट और चेकअप होता है और हर 2 दिन एक कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट होती है. शुरू में जब वो पहली अपीयरेंस थाने में उसकी होती है, उस एक रिपोर्ट उस डेट पे होती है फर्निश, और फिर एवरी 48 आवर्स. तो अगर कुछ टॉर्चर या कुछ ऐसा तशद्दुद इस मुलजिम पे किया गया हो पुलिस कस्टडी में, that becomes apparent in the medical reports. The only difference is in Pakistan there are less checks and balances. आप हमें जुडिशियल और फिजिकल रिमांड में फ़र्क बताएं हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए, और ये भी बताएं कि जब इसको एक्सटेंड किया जाता है तो उस पे जो एक डिसीजन आता है वो कैसे उस पे ये दोनों चीज़ें असरअंदाज होती हैं. So, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि फिजिकल रिमांड इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस. तो आप पुलिस के आप थाने में होंगे, आपकी कस्टडी थाने में होगी. जुडिशियल रिमांड is not in the police custody, it's in the judicial lockup या जेल में. And the difference between the jail and police custody is that कि जब आप जेल में जाते हैं, आप हर क्रिमिनल केस जो पेंड होता है उसके जो मुलजिम होते हैं वो जेल में ही, they are kept in jail while their cases are pending, under trial prisoners and convicted prisoners. While you are in the police, your statement can still be changed. जब आपको जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया जाता है, आपका केस अब इस लेवल पे चला गया है कि आपकी स्टेटमेंट निकल गई है और अब आपकी ट्रायल शुरू होगी. Now, when you're in physical remand, your trial is not starting because अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है. एंड जब आपको जुडिशियल रिमांड मिलता है, आप फिर वापस फिजिकल रिमांड नहीं आपकी वापस हो सकती. एंड इसका ये नतीजा होता है कि अगर आपने एक स्टेटमेंट दी है, अब जो हो गया है, आपने अपना बयान दे दिया है, अब आपकी जुडिशियल रिमांड हो गई है, आप जेल में हैं, अब कुछ नहीं बदलेगा. अब आपका स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड पे आ गया है वो आ गया है, अब केस की ट्रायल होगी. अब फिजिकल रिमांड जब होता है आपका, जब आप लॉकअप में होते हैं पुलिस के साथ, आप थाने में होते हैं, आपकी स्टेटमेंट अभी तक नहीं कंप्लीट हुई और आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही होती है. अगर जुडिशियल रिमांड ग्रांट हो जाता है किसी मुलजिम को, इसका ये मतलब है कि अब नाउ इट्स कंप्लीट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द ट्रायल स्टेज. And it also of course reduces the chances of torture, because once you are in, of course I don't know कि what level prison authorities की brutality extend होती है, but generally prison authorities को कोई incentive नहीं होता for brutality, क्योंकि अब कोई confession नहीं निकलनी, जो आपने plead किया है not guilty या guilty to certain charges, वो charge sheet निकल गई होती है. अब आप बस लॉकअप में you're staying in prison and serving out time till the decision comes out. जी आमना, अच्छा आमना, आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि किन केसेस में, किन पर्टिकुलर केसेस में फिजिकल रिमांड की ज़रूरत होती है, लाइक कैसी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसमें फिजिकल रिमांड इज़ अ मस्ट. तो आप हमें इस हवाले से गाइड करें कि क्या हर केस में फिजिकल रिमांड की ज़रूरत होगी, या जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जैसे शहबाज गिल का केस है, सिर्फ उन्हीं में फिजिकल रिमांड की ज़रूरत होती है? I think physical remand हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल से कोई ताल्लुक नहीं रखता. फिजिकल रिमांड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्राइम से ताल्लुक रखता है. तो अगर आपके पास अगर it's an open and shut crime, so for example, if I give you the example of the Zahir Jafar case where he was the only person on the crime scene, मतलब उस घर में कोई था ही नहीं, उसके स्टाफ मेंबर्स थे,
پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پولیس اور آپ کے جو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں اور پھر آپ کی پروسیکیوشن ٹیم اینڈ فورینزکس, if they are not strong, then they cannot collect evidence within 24 hours. They need months upon months. جو ظاہر جعفر کا کیس تھا اس کی انویسٹیگیشن تقریباً 4 مہینے چلی ہے, اور جو یہ ایک کیس ہے اس میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, وہی گھر میں تھا, اس کے پورے باڈی پہ بلڈ تھا نور مقدم کا, اس کے کمرے میں بلڈ تھا, اس ویپنس کے اوپر اس کے ڈی این اے پازیٹیو نکلے تھے. بٹ دا پرابلم از دیٹ the DNA testing etc. is so slow. سو پاکستان میں فار ایگزامپل اگر آپ اس کو کہیں فورن کنٹری میں آپ اگر جو وہ ویپن یا نکل ڈسٹر لے کے فورینزک ایویڈنس میں ایڈمٹ کرتے, آپ کو ایک پازیٹیو فورینزک ٹیسٹ کا رزلٹ ملتا تقریباً 24 سے کم آورس میں, 4 to 6 hours. In Pakistan, it takes weeks because there's only one detailed forensic laboratory, and that's in the Punjab. All the evidence comes here. For example, even the crime scene is not protected. تو نور مقدم کے کیس میں میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تھا کہ وہ جو ویریس پولیس آفیشلس تھے وہ سائٹ پہ اپنے نارمل کلوتھز میں تھے, نہ تو کوئی گلوز نہ تو کوئی پروٹیکٹیو ویئر, اور پورے سائٹ کو کنٹامینیٹ انہوں نے کر دیا تھا. اینڈ دین ان کو تقریباً 1 ہفتے تک ظاہر جعفر کا فون نہیں ملا. ظاہر جعفر نے اپنا فون ایک کبڈ میں چھپایا ہوا تھا اور پولیس 1 ہفتے تک نہیں ڈھونڈ پائی. ابھی میں یہ پڑھ رہی تھی جو ایان علی کیس ہے, جب یہ شہباز گل کا کیس ہوا تو وہ بھی سامنے آئی, اور انہوں نے بھی کچھ ٹویٹس کیے کہ جب ان کی پیشی ہوتی تھی, ان کو عدالت جانا ہوتا تھا, تو وہ اپنے بروزز کو میک اپ سے چھپاتی تھیں میڈیا کے سامنے آنے کے لیے. تو اس کا آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ فزیکل ریمانڈ میں ایگزیکٹلی ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے. So, firstly, to clarify, torture is not legal in Pakistan and in almost all countries that are signatories to the United Nations conventions on various topics. In Pakistan's case, ہم نے 2010 میں United Nations Convention Against Torture ratify کیا تھا. اب اس کنونشن کے تحت ہمیں ڈومیسٹک لیجسلیشن انیکٹ کرنی تھی جو ٹارچر کو کرمنلائز کرتا ہے. ہمارے پاس پاکستان میں کوئی ڈومیسٹک لیجسلیشن نہیں ہے جو ٹارچر کو ڈائریکٹلی کرمنلائز کرے, بٹ the constitution does say under Article 14 that talks about the inviolable dignity of man. It says that the dignity of man cannot be violated. And secondly, it says that for the purposes of extracting evidence, آپ کسی بھی بندے کو ٹارچر نہیں کر سکتے. So the constitution directly states that torture is impermissible. But it does not state, because constitution جو ہوتی ہے وہ آپ کا social construct ہوتا ہے, social contract state کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا, تو وہ bare minimum fundamental rights کا ذکر کرتی ہے constitution. But جو criminal charges ہوتے ہیں اور criminal penalties ہوتی ہیں وہ penal code میں ہوتی ہیں. تو in the last years 2015 سے I think آگے ابھی تک ہی there's been a big movement from now the government, previously the opposition, to pass a bill against torture that criminalizes torture. And finally اس اگست ہی 1 اگست کو ہی یہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے اور اب سینٹ کے اپروول کے لیے اوپر گیا ہے. And I think almost 7 days later Shahbaz Gill was abducted. But under no law and under no specific international convention is the use of force or torture permissible to extract a confession. So جو I'm not familiar کہ ایان علی کے کیا بروزز تھے اور انہوں نے کیوں چھپائے. انہوں نے لوگوں کو مطلب ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ کیا پولیس مجھے کر رہی ہے. بٹ جنرلی the police acts extrajudicially. تو وہ جو کرتے ہیں ٹو ایکسٹریکٹ کنفیشنز یا بروٹیلٹی, یا ان کو اوپر سے ڈائریکشن ملتی ہے کہ آپ اس بندے کو رف اپ کریں, آپ اس کو بہت ہی اس پہ تشدد کریں. جی آمنہ, یہ تو کچھ ہائی پروفائل کیسز کی بات ہو گئی, جیسے شہباز گل کا کیس ہوا یا نور مقدم کا یا ایون ایان علی کا. بٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لو پروفائل کیسز ہوتے ہیں جن کا کوئی زیادہ سننے والا نہیں ہوتا یا میڈیا میں جو لوگ نہیں کر سکتے اس طرح کے بات اس ٹارچر کے خلاف, ان کو تو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ایک مینٹلی چیلنج جو تھے صلاح الدین ایوبی,
उनको मार दिया गया पुलिस कस्टडी में, एंड लेटर ऑन इट वाज प्रूव कि पुलिस ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया था। तो हमारे यहाँ भी कोई ऐसी तंजीमें हैं या कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू अगर कोई किसी को अनजस्टिफाइड टॉर्चर दिया जा रहा है पुलिस कस्टडी में तो वो उधर रिपोर्ट कर सकें और फिर उनकी सुनवाई हो सके? तो ऑफ कोर्स जो हर रोज़ के केसेस होते हैं, एक मेरी क्लाइंट थी जो जिनके ऊपर एक मर्डर का इल्ज़ाम लगा और पुलिस ने, वो जो फैमिली थी और चाहे जिसके घर में वो काम करती थी, शौहर भाग गए, पूरी फैमिली का कत्ल हुआ था। पुलिस ने मुसलसल 8 दिन इन औरत के शलवार में चूहे डाले, जब तक कि उन्होंने कन्फेस नहीं किया कि उन्होंने मर्डर किया है 8 दिन के बाद, और वो नीचे से शलवार बांध देते हैं। तो जो तशद्दुद किया जाता है, आम आदमी का जो तशद्दुद होता है, वो तो कभी मीडिया पे आता ही नहीं है। वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होता है और वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन इज ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द पॉलिटिकल जो हंगामा हो रहा होता है। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी कोई लॉ नहीं है जो टॉर्चर डायरेक्टली को क्रिमिनलाइज करती है, बट असॉल्ट इज क्रिमिनलाइज्ड, causing grievous bodily harm to someone is criminalized under the penal code. तो उन ऑफेंसेस के को लेके आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं पुलिस के खिलाफ। एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस ये होता भी है कि एफआईआर स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ होता है, बट रियली द रियल कल्प्रिट इज नॉट एवर कॉट, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता है और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त होता है तो फिर वो किसी नीचे बंदे का नाम आगे कर देते हैं, और कोई बेचारा जो ऊपर से ऑर्डर्स ले रहा होता है, अगर वो अपने ऑर्डर्स ना फुलफिल करे उसकी नौकरी ख़त्म हो जाती है। So at the end of the day, the one right at the bottom is the one who faces the penalty for the torture that the upper sort of cadre in the police is inflicting. So to answer your question in short, मेरे भी सब केसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, पुलिस में विक्टिम्स के साथ बहुत बदतमीज़ी करती है, फ़ोन स्नैच कर लिया, गालियाँ दे दी, एंड हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम फिर कंप्लेंट्स करें, फिर वो रिकग्नाइज़ भी करते हैं और सर्टेन टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर देते हैं, या तो उसको नौकरी से निकाल देंगे बंदे को मैक्सिमम। बट ये इसके बावजूद ये प्रैक्टिस तो नहीं बदलती, प्रैक्टिस तो रहती है, क्योंकि इसके बावजूद ये इतनी सालों से चल रही है। तो जब तक ये कानून नहीं निकले और लोगों का माइंडसेट ना चेंज हो, अवेयरनेस के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, दिस प्रैक्टिस विल कंटिन्यू बेसिकली। तो ये जो प्रिजनर्स हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होती कि वंस दे आर रिलीज्ड दे कैन सू द पुलिस? मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर बंदा पॉलिटिकली कनेक्टेड हो या फाइनेंशियली स्टेबल हो तो वो तो कर सकता है, बट जो ज़्यादातर लोग थाने में उनका आना जाना होता है हर रोज़, ज़्यादातर आपकी पॉपुलेशन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ब्रैकेट में फॉल करती है। तो इसका ये मतलब है कि ये लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं हैं। और मेरी एक क्लाइंट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के खिलाफ एफआईआर काटने की कोशिश की, क्योंकि वो उन पे इतना जिनसी तशद्दुद कर रहे थे, कत्ल करने का जैसे थ्रेट्स दे रहे थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की और उनके ब्रदर इन लॉ का कोई कांटेक्ट था पुलिस स्टेशन में, तो थाने से उनको कॉल आती है कि अगर आपने इनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, हमसे बुरा नहीं बर्दाश्त होगा, आपको पूरी रात हम थाने में बंद कर देंगे। और उन्होंने ये भी धमकी और दी कि आपको पता है ना कि इन बंदी के साथ क्या हुआ, आपके साथ यही होगा। सो जनरली अगर कोई लोअर इनकम बैकग्राउंड से कोई पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करे, आपका पूरा निज़ाम ही इतना टूटा हुआ है कि बहुत मुश्किल होती है। और मुझे भी बहुत मुश्किल होती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, पुलिस से कुछ रिज़ल्ट निकलवाने के लिए। अभी 11 बजे सुबह को मैंने किसी आईओ को कॉल किया है कि ये मेरी क्लाइंट कत्ल हो जाएंगी, इनका कत्ल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैडम हम तो नमाज पे जा रहे हैं, नमाज के बाद करेंगे। सो the state of affairs is very morbid and you can try to make a complaint against the police. अगर आप एक socially privileged background से हैं तो आपके chances of success काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक। पर फिर भी अगर आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, क्या ही हो जाएगा? जो स्पेसिफिक बंदा था उसको नौकरी से निकाल देंगे, बट जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स ऑफ टॉर्चर एग्जिस्ट करती हैं वो तो कंटिन्यू करेंगे जब तक कि क्रिमिनलाइज ना हो डायरेक्टली। अच्छा आमना, मुझे आप ये ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे बताएँ कि उन पे डिटेंशन के दौरान किस तरह के टॉर्चर का उनको सामना करना पड़ता है, और क्या-क्या आपने केसेस देखे होंगे, ऑफ कोर्स आपने बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स भी सुनी होंगी। तो उसके हवाले से आप हमें थोड़ा-सा अवेयर करें और बताएँ कि क्या-क्या कुछ होता है ख़वातीन के साथ? बिकॉज़ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी देयर वाज़ अ केस जिसमें बताया गया कि एक एसएचओ ने ही यूरिनेटेड ऑन द प्रिजनर। तो इस तरह की भी हमने जो है वो बातें सुनी हैं कि, तो आप इस हवाले से थोड़ा-सा हमें बताएँ। तो जनरली फिजिकल रिमांड, औरतों का फिजिकल रिमांड ज़्यादा, बट कानून के तहत उनका फिजिकल रिमांड नहीं एक्सटेंड करना चाहिए। कानून ये कहता है कि 24 आवर्स के बाद सिर्फ जो औरतों को कत्ल के तहत लॉकअप किया गया है या कत्ल के इल्ज़ाम पे अंदर प्रिजन में आपने अरेस्ट किया है, सिर्फ उन औरतों का आप रिमांड ग्रांट कर सकते हैं फिजिकल फॉर मर्डर केसेस। जैसे मैंने आपको अपनी क्लाइंट का एग्जांपल दिया था जिनके शलवार में उन्होंने चूहे डाले थे, वो मर्डर के इल्ज़ाम पे अंदर आई थी। तो अगर कोई पेटी क्राइम है लाइक फॉर एग्जांपल थेफ्ट या अ, ऐसे तो औरतों के ज़्यादातर थेफ्ट के क्राइम्स होते हैं, तो उन या फॉल्स इल्ज़ाम जैसे कि इस केस में जो मेरी क्लाइंट है उस पे जिनसी तशद्दुद किया गया है, उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने जाके जेल में कहा है कि ये हम पे तशद्दुद कर रही है ये औरत, छोटी सी औरत। तो जो जनरली false ही claims होते हैं, but you unless it's a case of murder, remand is not granted generally. It's very limited. And the percentage of women that are tortured, as I mentioned, is about 8.9%, which is not, of course, it's not a small amount. It's a very large percentage. जिन पे फिजिकल टॉर्चर हो, एंड दिस इज़ अ वाइड रेंज कि आपको थप्पड़ मार दिया, आपको ऑफ कोर्स एक्सट्रीम भी हैं जैसे आप कह रहे हैं यूरिनेट कर दिया आपको ऊपर। जनरली हम औरतों का ये नहीं सुनते कि नंगा लटका के उनको मारें, ज़्यादातर ये मेल्स के साथ ऐसा टॉर्चर होता है। बट द लॉ जनरली फेवर्स फीमेल्स इन द सेंस कि आपको बेल तकरीबन सब ऑफेंसेस में आपको इमीडिएट बेल मिल सकती है अगर आप औरत हैं पाकिस्तान में। सिमिलरली आपको बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में रिमांड किया जाता है। सो आई वुड थिंक कि सिस्टम तो टूटा हुआ है, सिस्टम सबके लिए टूटा हुआ है, बट आई वुड थिंक कि इस मामले में बट मर्डर अंडर ट्रायल मर्डर कॉन्विक्ट्स या मर्डर सस्पेक्ट्स के लिए तो आई थिंक सिचुएशन उतनी ही खराब होगी एज इट इज़ फॉर मैन इन पाकिस्तान। जी। ना एंड पे आप हमें थोड़ा-सा गाइड कर सकती हैं कि इस किस्म की सिचुएशन में जब एक मुल्ज़िम को रिमांड में दिया जाता है और अगर उनके साथ कोई इस तरह का टॉर्चर किया जा रहा है, सो व्हाट आर द प्लेसेस दैट दे कैन रीच आउट टू? क्योंकि आपने ये बात की है कि जो लोग ऑलरेडी जो है लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से आती हैं, उनको तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है लॉज़ के बारे में। सो क्या कोई ऐसी तंज़ीमें हैं जो इसके बारे में काम कर रही हैं और वो किसको रीच आउट कर सकती हैं? तो आई थिंक अगर ये लॉ पास हो जाए सेनेट से, दैट विल बी द बेस्ट, क्योंकि फिर वो ऑब्वियसली क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो वो पुलिस ही को रीच आउट करके कह सकते हैं कि आपके अफसर इसको वायलेट कर रहे हैं। तो जब तक कि ये लॉ नहीं enact होता, there are non-government organizations, there's commissions in every province. So for example, Punjab Commission on the Status of Women, there are domestic violence cells in the थानों में domestic violence cells होती हैं। हर थाने में तकरीबन लाहौर में और डिफरेंट शहरों में स्पेसिफिक मुख्तसर डिफरेंट औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस ऑफिसर्स डेजिग्नेट किया गया है। So they are in charge and they are supposed to be hearing any complaints.
Similarly, اگر ایک عورت پہ تشدد کیا جائے پولیس سے, she can go to the women officers in the police stations. There are of course private helplines like Legal Aid Society in Sindh. In Punjab, there's the AGHS Foundation has a helpline. تھینک یو سو مچ آمنہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. I would really request کہ آپ سب انکلوسیو میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ان کے شوز دیکھیں اور ہمیں سپورٹ کریں.